जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाओ क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। काजी फैज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने जो हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ऊपर काफ़ी बहस पहले पिछले चीफ साहब के टाइम पे भी चलती रही, फिर फुल बेंच नहीं बना, फिर काजी साहब सीजेपी आए और फुल बेंच बन गया, और अब जजमेंट इन रिसेंट डेज आई है। उसका शॉर्ट ऑर्डर ही हमने पढ़ा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के आगे आने वाले दिनों में? देखें, जो शॉर्ट ऑर्डर इसमें मैंने पढ़ा है, तो मुझे जो इस पे मैंने शायद फेसबुक पे ये पोस्ट की थी कि बेसिकली हम देखें तो ये बिल आया क्यों था। ये मियां नवाज शरीफ साहब की 4th टर्म के लिए बिल आया था कि उनको किसी ना किसी तरीके से हम 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बना सकें। तो पार्लियामेंट ने पूरी कोशिश की कि कोई राइट ऑफ अपील क्रिएट हो जाए उसमें, ताकि उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने नाहिल किया था उस मोटो में, या जो भी पिटीशन दी थी इमरान खान साहब की उस वक्त, उसमें वो उसके खिलाफ अपील फाइल करके उस ऑर्डर को नलिफाई कर सके। ठीक। तो इससे फिर वो बड़ा मशहूर शेर है कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है घरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। यानी जिन के लिए ये बिल आया था उसकी हद तक तो बिल उन्होंने ट्रैश कर दिया है इसको। नहीं, अब इस एक्ट में अगर हम देखें, राइट ऑफ अपील तो दे दी है सुओ मोटो केस दे दी है, बिल्कुल दे दी है, लेकिन हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या मुराद? जनरल पब्लिक हमारी जो है वो, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि यानी आज जो लॉ बन रहा है, अच्छा इस पे भी बड़ी मजे की चीज मैं बताता हूँ। जो आज लॉ बन रहा है, इससे जब बैकडेट पे जो काम हो चुके हैं ना, वो फाइनलिटी टेक कर गए हैं। यानी एक वक्त है कि जब हमने एंटी टेररिज्म एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे पहले भी दहशतगर्दी होती थी ना, तो उसमें यह हो गया कि जितने भी केसेस पहले के पेंडिंग थे वो सारे दहशतगर्दी की दावतों में आ गए। यानी 2 तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल अमेंडमेंट, एक होती है सब्सटेंटिव अमेंडमेंट। सब्सटेंटिव अमेंडमेंट कौन सी होती है? जिसमें कोई राइट किसी का लेके जा रहा होता है। प्रोसीजरल अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, अब बेसिक इशू ये है कि 780 में जब लोगों को पकड़ा गया, तो उससे पहले एंटी टेररिज्म एक्ट के आने से पहले भी जो केसेस थे जी, उनके ट्रायल तो 86 में चले। 86 मींस के एंटी टेररिज्म कोर्ट, लेकिन एंटी टेररिज्म कोर्ट जो थी वो 780 का चार्ज नहीं फ्रेम कर सकी, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंटिव अमेंडमेंट। अब इसी तरह ये भी प्रोसीजरल अमेंडमेंट थी। अच्छा, इसमें किसी का राइट लिया नहीं जा रहा था। अगर हम देखें तो राइट ऑफ जनरल पब्लिक लिया जा रहा था जी, जो अग्रीव थे मियां साहब के उस एक्ट से जी, किसी भी एंगल से जी। तो इस पे राइट ऑफ अपील का जो देना है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन इससे पहले एक बात, अगर जो आपका शायद कोई डिफरेंट रिव्यू हो सकता है इस पे, प्राइमरीली ये जो बिल है ना, इट इज एन ओपनिंग फॉर द पार्लियामेंट टू इंटरफेयर इनटू द पावर ऑफ जुडिशरी। देखिए, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि यहाँ पे अपील होगी, यहाँ पे अपील नहीं होगी, यहाँ पे रिव्यू होगा, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीड कैसे करना है ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड करना है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती तो फिर पार्लियामेंट चाहे जो मर्जी कर दे, तो ये नॉर्मल लॉ के थ्रू ये पार नहीं देनी चाहिए थी। पहले उस आर्टिकल को ये अमेंड करते जिसमें ये बात लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरनल प्रोसीजर के लिए खुद रूल्स और प्रोसीजर बनाएगी। ठीक। उसके बाद अमेंड करके उसमें लेके आते हैं कि पार्लियामेंट कैन आल्सो इंटरफेयर इनटू द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो फिर लेके आते हैं। अच्छा, अब जवाब साहब मियां साहब के ऊपर जरा दोबारा से आते हैं। अब आपने कहा कि मियां साहब का दरवाजा बंद कर दिया, कि प्रोस्पेक्टिवली तो अपील्स सुओ मोटो केसेस में कर सकते हैं आगे आने वाले केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ गालबना 8-7 की मेजोरिटी से उन्होंने कहा है कि जो रेट्रोस्पेक्टिवली इसको नहीं आप यूज कर सकते। तो मियां साहब अब और जहांगीर तरीन हो गए, उनके पास भी अपील का राइट थ्रू दिस एक्ट तो नहीं है। क्या कोई और कानूनी रास्ता है मियां साहब के पास? मियां साहब के पास बेशुमार कानूनी रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मियां साहब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने मुस्लिम लीग नून देखे ना कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे वो उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है जी, तो किसी ना किसी तरीके से मियां साहब के पेपर्स के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवाएं, जो कैंडिडेचर होगी उनकी जी, और उसको डन डाउन करवा लें, नहीं या उसको विड्रॉ करवा लें। बिकॉज देखें, को वारंटो रिट इस पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जब तक कैंडिडेचर है ना, तब तक अगर हाई कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर करेगी तो रिट ऑफ सर्टिफिकेट इशू होगी, वहां पे या अपील में जाएंगे। ठीक है। को वारंटो की पावर तब है जब एक बंदा सीट को होल्ड कर लेता है। तो जब तक वो
अपनी एमएनए की नशिस्त जीत जाएंगे, उसके बाद जाके हमारी जो रिट है वो उसका राइट अप्रूव होगा, राइट अप्रूव हो जाएगा, एनीबॉडी कुड कम फॉरवर्ड। उससे पहले तक मियां साहब के इस मामले में कोई हद तक नहीं नहीं होगा। आएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो मियां साहब के पर्सनल जो मेरा व्यू है, जो गलत भी हो सकता है, क्योंकि लॉ देखे ना हर रोज डेवलप हो रहा है, मेरा एक अपना व्यू है जी। अभी सीआरपीसी हमारी 1898 की है, हमारे आज भी जजेस जो हैं वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारा आज भी एक सादकाबाद में, कहीं भक्कर में, कहीं इधर अटक के किसी जाट में तहसील में बैठा हुआ वकील एक पॉइंट ऑफ लॉ लेता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरफेयर करती है या इंटरप्रेट करती है उसमें, तो वो उसको लॉ बना रही है वहां पे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो उसमें जब सीआरपीसी की आज तक इंटरप्रिटेशन हो रही है जी, तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है जिसमें मियां साहब को नाअहल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है, और वो एक्ट के अंदर भी डाल दिया गया इलेक्शन एक्ट। बिल्कुल। और जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट है वो एक इन रैम है, वो इन पर्सनल नहीं है। Yes. ये पर्सन स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है। तो मियां साहब कल को जाएंगे, वो कहेंगे जी, चूंकि जहां पे हमने पॉजिटिव साइड ऑफ द लॉ लेनी है, जो कि बिकॉज ये जब लॉ की इंटरप्रिटेशन हो रही होती है तो उसको बड़ा ब्रॉड माइंडेडली उसको देखना पड़ता है। अच्छा, ये तो नाअहली की बात होगी मियां साहब की। अब जब हम कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है अपना कैंडिडेचर, तो उसमें और भी बहुत से सवाल आते हैं। जैसे मियां साहब तो एक कन्विक्टेड फैलन है, उनको सजा याफ्ता मुजरिम है, तो वो मामला कहाँ पे जाएंगे और वो ऑब्जेक्शंस कैसे टर्न डाउन हो जाएंगे? नहीं, मियां साहब कन्विक्टेड नहीं है बिल्कुल, अभी उनकी अपील पेंडिंग है। अपील इज ऑलवेज कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग्स, अपीलेट कोर्ट इज ऑलवेज द कोर्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। जी। तो मियां साहब जब तक अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड नहीं होती, देखिए ना आज हम उनका राइट ऑफ कैंडिडेचर विड्रॉ कर लेते हैं जी, तो कल को पता चला मियां साहब को क्विट कर दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की जो खिदमत करनी है इस 5 साल में, जिससे हम महरूम रह जाएंगे जी। बतौर कौम, उसका फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही। तो इसलिए मेरा समझना यह है कि ये जो पेंडेंसी ऑफ अपील या पेंडेंसी ऑफ सीपी क्रिमिनल पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, उसमें कन्विक्टेड आप किसी को नहीं कह सकते। ठीक है। और ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच होती है चाहे कन्विक्शन हो भी जाए, ऑल्दो एक्विटल के बाद डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है। मेरे साथ कन्विक्शन होगी, एक में उनकी एक्विटल होगी, जी। एक केस में उनको प्रिजम्पशन ऑफ डबल इनोसेंस अटैच है, तो इसलिए उनको कन्विक्टेड कहना ये बात सही नहीं है। उनको लहदे के एक ही बात है कि वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सैलरी। अच्छा, इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जी, 2 तरह के जो 62 क्लॉज है, 63 जो आर्टिकल 63 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नाअहली, एक तो वो है जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट होता जी, है, बिल्कुल। हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि एफिडेविट भी आपने, जी, ठीक है। अब उस एफिडेविट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ जिनकी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो अगर उसको डिस्क्लोज करें तो पहली वाइफ और फैमिली सारी तबाह हो जाती है उनकी। जी। अच्छा, एक बंदे ने अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ और उसके में से कोई बच्चा था उसको डिस्क्लोज नहीं किया, सब्सिक्वेंटली पता चला कि यार इसकी सेकंड वाइफ भी थी, अच्छा उसको हमने नाअहल कर दिया, बिल्कुल ऐसे तो ही। क्या वो परमानेंट नाअहल हो गए? नहीं, अब यानी तो एक बंदा हमारी सोसाइटी परमिट ही नहीं करती ना, ऑल्दो दिस इज मुस्लिम डोमिनेंट सोसाइटी, यस, और इस्लाम भी कहता है कि आप 4 शादी कर सकते हैं। अगर किसी ने कर ली शादी फॉर वन रीजन और द अदर, जी, तो उसने नहीं डिस्क्लोज की। अच्छा, एक तरफ वो है कि एक बंदे ने बहुत सारे एसेट बनाए हुए, वो करप्शन से, ठीक है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। एक बंदा वो है जिसके एसेट बहुत ज्यादा उसने डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन वो लीगल है सर, जी, उसकी इंसेस्टर प्रॉपर्टी कहीं से आ रही है, अच्छा उसको भी अपने फॉर लाइफ नाअहल करने की, नहीं ये बात नहीं है, ये नाअहली ही गलत है, ये ज्यादती है। नाअहली वहां पे होती है जहां पे आप अपना सोर्स टू गेट द एसेट आप वो पेश ना कर सकें या प्रूव ना कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसलिए मियां साहब को ये कहना जी वो अकामा चूंकि वहां पे थे और उन्होंने वो सैलरी नहीं ली वहां से, तो हाँ ये था कि अगर उन्होंने पैसे लिखे होते उसमें या ना लिखे होते और उनके निकल आते और उसका सोर्स प्रूव ना कर सकते प्रूव ना होता तो फिर उस पर नाली होती है। अच्छा, अब नजर ये आ रहा है कि इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए उनके एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इस पे एक और बड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अगर अवाम चाहे किसी बंदे को कि हमने उसको बनाना है, नहीं, अवाम तो फिर बहुत से लीडरान को चाहती है, हाँ तो बनाए ना उनको, और कुछ सलाखों के पीछे भी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, खान साहब को चाहती है तो खान साहब बने। देखिए ना, ये लिबर्टी देना अवाम को कि जिसको चाहे बनाए, भी खान साहब को चाहती है अवाम,
तो चाहिए कि खान साहब को पूरी जोर के साथ इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। अच्छा, जो आज हम वापस इस डिस्कशन में आते हैं, जो हमारी जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट की आई है ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नाउ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, इसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर जो पहले सीजेपी हुआ करते थे जब से पाकिस्तान बना है, अब रोस्टर उनके पास आफ्टर दिस जजमेंट नहीं रहेगा। Top 3 judges of the Supreme Court will have that very power vested in them under this act. So, what is your review and opinion on अच्छा, that? मेरा इस पे जो कहना है ना वो ये गलत है जी, ये मास्टर ऑफ द रोस्टर वुड बी द चीफ जस्टिस। अब देखिए ना, फिर आप हाई कोर्ट में यही करते हैं, फिर आप सेशन कोर्ट में यही करेंगे, फिर आप सिविल कोर्ट में यही करेंगे, 3 सीजन बहुत जजेस जो हैं वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तो वो फिर वो खत्म हो गई ना। जी, हाँ, ये इस पे बेहतर बात थी कि जब सो मोटो लें या ओरिजिनल पिटीशन आए जी, वहां पे आप पहले 3 जज बना लें। अच्छा, मेरा इस पे आपसे एक और सवाल है। जिस तरह सीजेपी काजी फैज ईसा साहब जब हमें फुल कोर्ट हियरिंग टीवी पे सुनी तो उन्होंने बीच में ये भी कहा कि ये काम जजेस का नहीं होना चाहिए सिरे से, कि कौन सा केस कहाँ लगना है, रजिस्ट्रार का काम होना चाहिए। तो आई थिंक दैट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस दैट सिटिंग जस्टिस ऑन द बेंच, उनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसको सुने और किसको ना सुने। बहुत ही आला बात है, ये रजिस्ट्रार को चाहिए और ये काम चीफ साहब को होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ऑल्दो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये एक बहुत बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है पब्लिक के लिए। अब इसमें एक जवाब साहब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंडिया के एक चीफ जस्टिस थे और ऐसे ही उनके खिलाफ एक सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट थी। तो जब वो सीजेपी बने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, तो वो मास्टर ऑफ द रोस्टर बने। उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, उस बेंच में अपने आप को भी डाला। वो कंप्लेंट उस बेंच के पास जब उसकी अपील आई तो उन्होंने अपने बेंच में उसकी समाअत करवाई और अपने आप को एक्विटल दिया। नहीं, ये देखें, ये तो नो वन कुड बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। ये तो दिस इज व्हाट दैट इज हैपेंड इन इंडिया। नहीं, ये देखें, ये तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है ना जी। अब जब हम लॉ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अब एक बंदा गलत कर रहा है तो ये अब इंडिया के बारे में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट सिटिंग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है जी, उनके जो फादर थे, ही वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आई थिंक। तो वो कहीं 50s में 60s में उनके डिसेंडिंग नोट होते थे वहां पे। आज वो रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। नाउ दे आर द लॉज। हाँ, डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ अच्छा, इसी तरह एक थोड़ी सी हम टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मैं बात ऐड करता हूँ। हमारा एक मोरल केस है, बहुत मशहूर केस, जी बिल्कुल, जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट और स्टेट केस की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जी। उसमें अगर आप कभी पढ़े ना, जो डिसेंडिंग नोट है, सेट केकाउस क्या उनका नाम है, उनका ये डिसेंडिंग नोट है, कभी आप पढ़े तो वो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। अदरवाइज मोरल केस टू माय माइंड इज फॉर हमारे जो इश्यूज है ना स्टेट केस और कंप्लेंट केस के, वो उसको टैकल नहीं कर रहा। आप किसी भी प्रॉपर प्रैक्टिसिंग ट्रायल लॉयर से पूछेंगे ना, वो यही बात मेरे वाली करेगा जी। अच्छा, इसलिए इसको देखना ये है कि वो जो आप बात कर रहे थे ना कि रजिस्ट्रार का काम है कि वो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन कर दे जी और केसेस की मार्किंग कर दे। बिल्कुल ठीक है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर परज्यूम करें, हम एक रजिस्ट्रार को भी नहीं करते, हम एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कहते हैं कि आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, तो क्या वो इंडियन कोर्ट वाले में जजेस और भाई सुप्रीम कोर्ट यही पता जजेस है ना, इन्हीं के पास ये केस जाएगा ना। अगर आपको कोई इंटेग्रिटी का कोई ऐसा इशू आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई है ऐसा, तो ये बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये तो हमारे मोस्ट प्रेस्टिजियस जजेस होते हैं, ऑनरेबल जजेस होते हैं, जिनके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि इनकी इंटेग्रिटी या उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई उंगली उठा ले। तो इसलिए ये जो एक ऐसा मतलब ना, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी यूजलेस डिबेट थी। इस जजमेंट के बाद तो अब क्या ये कहना दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सेरेमोनियल पोस्ट है, उसके पास ना सो मोटो का अख्तियार अकेले के पास है, ना उनके पास रोस्टर का अख्तियार रह गया कि कौन से केसेस कहाँ लगने। ऐसा कौन सा और इख्तियार है जो उनको और बाकी जस्टिस? यार इस पे ना मेरी बात सुनो जी। सो मोटो होता क्या, पहले हम ये देखते हैं। सो मोटो बेसिकली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का या डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिव जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये इसकी बेसिकली इंप्लीमेंटेशन है। Suo moto is the interference of the judiciary into the functions of the executive. Yes. ठीक है। अब देखना, ये एक मेज है, फर्ज करें इसको एक बॉल घूम रहा है कोई, उसको आप घूमने दें। बॉल वो क्या है, वो एग्जेक्टिव है, उसको काम करने दें। जब
जुडिशरी ये समझे ना कि वो बॉल टेबल से नीचे गिर गया है इस कोने से भी जी, तो वो नीचे गिरने से बचा उसको फिर ऊपर फेंक दिला के, यानी इतनी की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इधर तो हर अब हमारे हो गया रहा था कि हर केस में इंटरफेरेंस, हर केस में इंटरफेरेंस। जी। ऐसी सिचुएशन में वो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किए साबका अखबार में, जिनमें कहीं ना कहीं कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी ट्रायल कोर्ट्स में। जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई उन केसेस में, तो ट्रायल कोर्ट की तो हिम्मत ही नहीं है इसमें इंटरफेयर करे। अच्छा, इधर एक सवाल है जवाब साहब से, क्या आपको लगता है कि फुल कोर्ट बेंच दोबारा से तश्कील होना चाहिए और उसमें बैठ के इस चीज पे फैसला होना चाहिए कि क्या बाउंड्रीज हैं सुओ मोटो केस या सुओ मोटो एक्शन लेने की सुप्रीम कोर्ट के पास? मेरा ख्याल है कि 3 जजेस बन गए हैं ना जी। जब, तो उस पे जो बेंच आएगा वो फिर उसके बाद अपील का भी राइट आ गया है जी, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट ही फिर उसको देखेगी मतलब कि- safeguards of enough और हैं हमारे अपील को आपको पता है कि ये कंटिन्यूटी ही होती है, जी, इसमें बिल्कुल। एज मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है। जी। अच्छा, अब जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम नोटिस ले लिया, उसके ऑर्डर इशू कर दिया, ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, बताइए क्या हुआ। जी, आप देखें, बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी मैं हम्बलनेस के साथ और बहुत ही मैं उनकी इज्जत करता हूं हमारी इस इंस्टीट्यूशन की, बिकॉज हमारी इज्जत इनकी वजह से है। यस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा भी केस हमने रिपोर्ट होते देखा है जिसमें लोगों को सजाए मौत दी, पहले वो एग्जीक्यूट हो गए, बाद में बरी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब है कि गलती कहाँ कहीं हो रही होती है। बिल्कुल। तो जो पहले लॉ था उसमें लैकुना ये था कि उसमें अपील का राइट होना चाहिए। जी। कहीं 1 या 2 जजेस बैठ के किसी बंदे को कहीं ना कहीं पहुंचा दें, नुकसान ऐसा दे दें और उसके बाद उसका कोई फुल स्टॉप लगे उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा लॉ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं समझता हूं कि आई लव दिस लॉ, वो ये है कि जो अर्जेंसी का क्वेश्चन है ना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, जी, वो अब हमारे हाथ में आ गया है, हमारे मींस के लॉयर्स के हाथ में आ गया है। बिल्कुल सही। अब हमने डिटरमिन करना है कि ये केस अर्जेंट है कि नहीं है, बिकॉज इस लॉ के तहत अगर हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि इस केस में ये अर्जेंसी है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार टू फिक्स द केस विद इन 14 डेज। अच्छा, सही। वरना पहले हमारी एप्लीकेशन जाती थी, वो चीज साहब के सामने पुट ही नहीं हो रही जी, वो ऐसे हो रहा है जी, वो ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, वो कह रहा था कि अर्जेंसी क्या है जी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हमने क्लाइंट से कहा जी आप उसकी कॉपी मंगवा ले, उन्होंने कॉपी मंगवाई, आज 16 तारीख है, तो नेक्स्ट डेट कौन सी? 26। जी। हमने एप्लीकेशन लाई अर्ली हियरिंग की, साथ उसके नेक्स्ट की वो जो रीजन फॉर अर्जेंसी है हमने भेज दी। द मोमेंट के चीफ साहब ने समझा केस टेकअप हुआ, तब तक 27 हो चुकी होती थी। वो एक लाइन लिखते थे कि रीजन हैज कम इन्फेक्शियस, पिटीशन डिसमिस। बिल्कुल सही। मतलब ये मेरे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ 10 से 15 केसेस में ये हो चुका है। तो अब हमने डिसाइड करना है, अब चीफ साहब ने डिसाइड नहीं करना कि इस केस में एजेंसी है कि नहीं है। हमारे बहुत सारे केसेस इन्फेक्शियस हो जाते थे। आज की बात आप देख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ पे सुबह हमने 2 केस किए सुप्रीम कोर्ट में आज। जी, जी। कोई 45 केस लगे हुए थे, हर दूसरा केस इन्फेक्शियस अरेस्टेड, बिल्कुल। बरी हो गया बंदा, ये हो गया, वो हो गया उसमें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो आपके ख्याल से ये एक लैंडमार्क जजमेंट है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए, ये बड़ी नागुज़ीर थी? जजमेंट से ज्यादा वो जो पोर्शन जो सस्टेन कर दिए ना इसके, ठीक। वो बहुत आला है। बिल्कुल ठीक। Thank you very much, Zawad Saab, and we'll see you at the next episode at Ask the Lawyer.pk. Thank you. थैंक यू।